जिंदगी एक संघर्ष है। हारना अच्छा है, हार मान लेना नहीं। डरना अच्छा है, डर के रहना अच्छा नहीं। लड़ना अच्छा है, लड़ते रहना नहीं। आंसू बहाना अच्छा है, आंसू बहाते रहना नहीं। सहना अच्छा है, सहते रहना नहीं। और झुकना भी जरूरी है, लेकिन झुके रहना नहीं। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य गतिविधियों के साथ। संविधान संशोधन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में होंगे पेश। राज्यसभा में भी एक बिल विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। कल 2 विधेयक संसद से हुए पारित। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति चुने जाने की अपील। विपक्ष ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किया घोषित। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होनी है वोटिंग। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले। राजस्थान के कोटा बूंदी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को दी गई मंजूरी। भुवनेश्वर में 8,308 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 6 लेन वाले कैपिटल रीजन रिंग रोड का होगा निर्माण। स्थिर और रचनात्मक भारत चीन संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में देंगे अहम योगदान। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद बोले प्रधानमंत्री। नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता का 24वां दौर संपन्न। एलएसी पर दिखा शांति सद्भाव। पहले से बेहतर हुए भारत चीन संबंध, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान, शुभमन गिल को बनाया गया उप कप्तान। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन टीम में बरकरार। सबसे पहले बात करेंगे संसद सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों में आज लिस्टेड एजेंडे के बारे में, अहम कामकाज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और एक नजर लोकसभा के विधायी कार्यों पर। लोकसभा में आज राज्यसभा से पारित खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 के बारे में प्राप्त संदेश की सूचना दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह संविधान में संशोधन किए जाने वाले संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ ही गृहमंत्री 2 और बिल भी पेश करेंगे। इनमें संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पुनर्स्थापित किया जाएगा। खेल से संबंधित एक बिल ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेश करेंगे। और सदन में पुनर्स्थापित किए जाने के बाद गृहमंत्री अमित शाह तीनों बिल संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति को सौंपेंगे। समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर सोमवार को सदन में शुरू हुई विशेष चर्चा आज भी जारी रहेगी। राज्यसभा की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। वहीं लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। विधेयक असम के गुवाहाटी में एक IIM की स्थापना का प्रावधान करता है। सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। आपकी अनुमति से हमें देश के एक महत्वपूर्ण विषय को
आपके सामने रखने की अवसर दिया गया है। पहली बार आसाम जैसे प्रांत में, जो हमारे पूर्वोत्तर की एक मुख्य केंद्र है, नॉर्थ ईस्ट की नर पॉइंट है गुवाहाटी में संसद में सरकार की ओर से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एक नई ब्रांच खोलने के लिए इस पवित्र संसद की अनुमति लेने के लिए आया हूँ। मैं विपक्ष के सभी सदस्यों को अपील करता हूँ, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन को, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट्स की बहुत दिनों से मांग थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम की सामग्रिक विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए IIM को बनाने के लिए दायित्व लिया है। आसाम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने निरंतर प्रधानमंत्री जी के सामने और भारत सरकार के सामने इस प्रसंग को रखा है। IIM आज हमारे देश की एक विश्व की एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है। बीच स्कूल में देश में अभी तक 21 IIM काम कर रहा है। इस बार की गुवाहाटी IIM, जिसमें भारत सरकार 550 करोड़ रुपया की आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है, आसाम सरकार उसके लिए सारे प्रकार की लैंड से लेकर अन्य सभी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवारी लिया है। मैं फिर एक बार, इस बार IIM की प्रतिष्ठा बढ़ी है। चेयरपर्सन महोदय, IIM की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी है, विदेश में भी IIM खुले, इस प्रकार की मांग है। UAE गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने IIM अहमदाबाद को अपने यहाँ खुलाने के लिए अपने ही खर्चे से इस बार अगले महीने से IIM दुबई कैंपस खुलने वाला है। ये IIM की मर्यादा बढ़ रही, IIM की नई ऊंचाई आज IIM छू रहा है। मंत्री जी, आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विधान में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 मंगलवार को राज्यसभा से पारित हो गया। लोकसभा से पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर सदन में चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव किया। आज इंडस्ट्री पार्टनर सहयोग और राज्य सरकारों से बात करके, स्टेक होल्डर से बात करके, आज भी इस MMDR एक्ट में 6 अमेंडमेंट्स ला रही है। इस भी संशोधन भारत मिनरल, क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में एक स्ट्रैटेजिक और दूरदर्शी कदम है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दुनिया में जो जियो पॉलिटिक्स हो रहे हैं, उसी दृष्टिकोण से भारत भी एक आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि सभी संसद महानुभावों से इस विधेयक को समर्थन प्रदान करें और भारत की मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए मैं सहयोग देने के लिए आपके सामने रखता हूं। ये विधेयक खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करेगा। विधेयक में प्रावधान है कि पट्टाधारक मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का दायरा बढ़ाया गया है। बिल में ट्रस्ट का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट करने का प्रावधान है। ये बिल खनिज एक्सचेंज के पंजीकरण और रेगुलेशन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि देश में रोजगार बढ़े हैं और आदिवासियों और खनन क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए विधेयक में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इस एनमेट के द्वारा विदेशों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर उधर से सरकारों से बातचीत करके उधर भी एक्सप्लोरेशन करके उधर भी मिनरल लेकर भारत लाएंगे। उतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी जितने भी भारत के एंटरप्रेन्योर्स हैं
उस लोगों से हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, विदेश में जाइए, आप क्रिटिकल मिनरल में ब्लैक्स मिनरल माइनिंग करिए। भारत को उस मिनरल को लाने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी विदेश जाने के लिए जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी प्रोत्साहन करें। ये भी लगातार हमारा मिनिस्ट्री काम कर रही है। उसके साथ साथ जो आज लिथियम के लिए अभी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करके ऑक्शन भी किया है, और जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत में जाकर भी हम एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज के बाद नेक्स्ट ईयर, अभी मुख्यमंत्री जी से बात किया, नेक्स्ट ईयर जनवरी में कंप्लीट करके उसमें एक्शन डालने के लिए चर्चा कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकते तो हम एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करके अगर वातावरण ठीक है तो जरूर उस एक्टिविटी में भी हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। डीएमएफ द्वारा 4 लाख प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, 4 लाख प्रोजेक्ट्स देश में सैंक्शन किया है। लगभग 2,39,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है। वो 2,39,000 प्रोजेक्ट्स का आज हम कागज देने वाले हैं पूरा ऑडिट करने के लिए। एक एक रुपए जो गरीबों के लिए, गांवों के लिए, कोल माइनिंग इफेक्टेड के पीपल के लिए जो पैसे एकत्रित हुआ है ठीक तरीके से खर्च होना चाहिए, ऐसा हमारा निर्णय है। वैसा ही उड़ीसा में सबसे ज्यादा डीएमएफ पैसे किधर तो भी है वो उड़ीसा में है, गरीब लोगों के लिए, इफेक्टेड पीपल के लिए। इसलिए उड़ीसा में भी भारत सरकार पूरा विकास के लिए, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी है उड़ीसा का हर व्यक्ति का विकास करना। नरेंद्र मोदी जी सरकार के ऊपर विश्वास देकर आशीर्वाद दिया है, इसीलिए उड़ीसा का जनता को माइनिंग, क्योंकि उड़ीसा में हर साल 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा उड़ीसा सरकार में आते हैं। इसलिए गरीब जनता का विकास का, उनका वेलफेयर का जिम्मेदार हम लेते हैं। माइनिंग मिनिस्ट्री पूरा उड़ीसा में भी काम करके दिखाते रहेंगे। वैसा ही आज एक्सप्लोरेशन काम के भी अलग अलग विकास के काम हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद का समाधान निष्पक्ष, तर्कसंगत और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वांग यी के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा की और लिखा कि विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंध आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़े हैं। मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में हमारी अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। भारत और चीन के बीच स्थिर, विश्वसनीय और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में अहम योगदान देंगे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई ये मुलाकात सीमा विवाद पर 24वें दौर की वार्ता थी। बैठक के दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि पिछले साल कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद से भारत चीन संबंधों में उन्नति देखी गई है और सीमाओं पर शांति है। अजीत डोभाल ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में इससे सुधार हुआ है, सीमाएं शांत हैं, दोनों देशों के बीच शांति और सौहार्द बना हुआ है, हमारे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। हम अपने नेताओं के प्रति अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने पिछले अक्टूबर में कजान में एक नई दिशा की शुरुआत की और तब से हमें बहुत लाभ हुआ है। वार्ता के मौजूदा दौर के बारे में आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को ये उम्मीद है कि 24वीं SR स्तरीय वार्ता पिछले साल की तरह ही समान रूप से सफल होगी और अगले महीने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान इसका विशेष महत्व होगा। A very warm welcome. Thank you very much for being here. I had a wonderful meeting, the last round in Beijing, and I'm very happy that since then, in the last 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set
a new trend, and we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance. This is the 75th year of our diplomatic relations, and it's a time to celebrate. And we find that with this new energy and the new momentum, that it is this thing with your personal efforts and with the maturity and the sense of responsibility of our diplomatic teams and our missions in the countries, your ambassador here, and also our armies on the borders, we have been able to make a decision. केंद्रीय कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने राजस्थान में कोटा के बूंदी में ग्रीनफील्ड नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में 6 लेन की एक्सेस नियंत्रित रिंग रोड बनाने को भी मंजूरी मिल गई है। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नया हवाई अड्डा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI की ओर से वित्त पोषित किया जाएगा। इस परियोजना पर 8,307 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। लोकेशन वाइज अगर देखें, एक्जिस्टिंग एयरपोर्ट कोटा सिटी के बीचों बीच है, करीब करीब वो ऊपर कोटा रेलवे स्टेशन, कोटा एयरपोर्ट, ये रेड कलर में एक्जिस्टिंग। स्टेट हाईवे 70 से जाके NH 52 और ये कोटा देवली बाईपास, यहाँ पे देखें तो एक बड़ा पैच आइडेंटिफाई हुआ है जो कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया बनेगा। अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी लैंड है, करीब करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स, 20 लाख पैसेंजर्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। जमीन ऑलरेडी इसकी आइडेंटिफाई, क्लियर, सारा टाइटल वगैरह सब ठीक हो चुके हैं इसके, तो अब काम तुरंत, जैसे ही आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है, तुरंत इसमें काम आगे बढ़ेगा। साथियों, 2014 तक भारत के आज़ादी से पहले से भी लेके 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में, मात्र। इन 11 वर्षों में डबल से भी ज़्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं और पैसेंजर्स हवाई यात्रा के माध्यम से जाने वाले जहां केवल 17 करोड़ के आसपास थे, 16.8 करोड़, वो आज 3 गुने, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ज़्यादा, 41 करोड़ से ज़्यादा एयरपोर्ट में एयर ट्रैवल में पैसेंजर्स अभी हो गए। एयरपोर्ट अगर भारत के नक्शे पे देखो तो करीब करीब हर एरिया में अब एयरपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये 3 अलग अलग टाइप के दिए हैं, 147 एयरपोर्ट्स, वाटर एयरड्रोम्स 2 और हेलीपोर्ट्स 30। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा में हाइब्रिड NUT मोड पर 6 लेन की एक्सेस कंट्रोल कैपिटल रीजन रिंग रोड भुवनेश्वर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल पूंजी लागत 8,307.74 करोड़ रुपए होगी। कटक भुवनेश्वर दोनों ही आप देखोगे, कोलकाता से चेन्नई का जो NH 16 है, इसके ऊपर दोनों अवस्थित है उड़ीसा में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH 16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है। ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने, तो ये प्लानिंग की गई है
NH16 आप देखेंगे ऊपर पानीकोयली, चंडीखोल, चौद्वार, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और नीचे टांगी की तरफ टुवर्ड्स चेन्नई और टुवर्ड्स कोलकाता ऊपर की तरफ। बीच में महानदी आपको दिखाई देगी और कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके टुवर्ड्स आठगढ़ लेके नीचे यहाँ पे भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में यहाँ पे रामेश्वर एक लोकेशन है, वहाँ पे आके ये जुड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा इसका ये रिंग रोड बना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सब के डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। 6 लेन, एक्सेस कंट्रोल्ड, कंप्लीट, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे सर्विस लेन्स, प्रॉपर एक आधुनिक तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट करीब 111 किलोमीटर का है और 2.5 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 3 दिनों की यात्रा पर मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। इस यात्रा के दौरान वो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलेंगे और ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल कोऑपरेशन पर इंडिया रशिया इंटरगवर्नमेंटल कमीशन के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। यानी दोनों देशों के बीच कोशिश होगी कि जो संबंध है उन्हें अगले स्तर पर लेकर जाया जाए। रूसी फेडरेशन के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंतुरोव के निमंत्रण पर विदेश मंत्री की यात्रा हो रही है। विदेश मंत्री और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के IRIGC TEC की सह अध्यक्षता करने का कार्यक्रम है, जिसके इस साल के आखिर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। एस जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के यूक्रेन में शांति लाने संबंधी ट्रंप प्रशासन की हालिया पहलों पर भी चर्चा करने की संभावना है। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर रूसी विदेश मंत्री के साथ विचार भी साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत रूस की लंबे समय से चली आ रही और समय की कसौटी पर खरी उतरी विशेष सामरिक साझेदारी को और मजबूत करना है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण बारिश से जूझ रहे हैं। सोमवार रात से हो रही बारिश मंगलवार को और तेज हो गई और तेज बारिश की वजह से 10 लोगों की मौत की खबर भी है। बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार थम सी गई है। संपत्तियों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुंबई और उसके महानगरीय क्षेत्र में रेल सेवा और हवाई संचालन पर भारी बारिश का असर पड़ा है। विदर्भ क्षेत्र के गढ़चिरौली और मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड़ सहित अन्य जिलों में भारी बारिश हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण होंगे और ये जिले हाई अलर्ट पर हैं। वहीं पूरे भारत में चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण के मद्देनजर आयोजित की गई। गृह मंत्री ने आपदा की स्थिति में देश की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ये बैठक संभावित आपदा स्थितियों के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी थी। नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव पर गहमागहमी तेज हो गई है। आज एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के दावेदार सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र से पहले वो झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। राजनीति में 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाले चंद्रपुरम पोन्नुसामी 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वो पहली बार कोयंबटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वो दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए और 2004 में
उन्होंने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया था। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के करीब 160 सांसद भी शामिल होंगे, जिनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होंगे। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। खबर क्रिकेट की दुनिया से। बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। टीम इंडिया की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के पास रहेगी, जबकि उप कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। मुख्य चयनकर्ता जीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार टीम की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम से बाहर हो गए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि दूसरे विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। टीम में बल्लेबाजों के तौर पर सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल टीम का हिस्सा होंगे। यूएई की पिचें स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, इसलिए टीम में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को भी जगह दी गई है। इस बार एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी। भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को मेजबान यूएई के खिलाफ खेलेगा। वहीं सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा and Rinku Singh. I think this is the first big tournament which we are playing after that T20 World Cup. We played 3-4 bilateral series, but it's a good tournament to test ourselves. And abhi iske baad bhi there are a lot of T20s. I think close to 22 T20s in total before we play our first game in the World Cup. So I think the journey starts from the Asia Cup. और इसी के साथ सुप्रभात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।